मानी जाती है? मनुस्मृति को मानी जाती है। सही है, मनुस्मृति को ही मानी जाती है। और ये मनुस्मृति जो है किस मानक ग्रंथ का काल का है? कौन से काल का ये है? सही है, शुंग का है। सही है, शुंग काल का है। सही है, शुंग काल का हो जाएंगे। और नारद स्मृति की बात करेंगे तो ये किसके विषय में जानकारी देता है? गुप्त का। सही है, नारद की बात करेंगे तो आपका गुप्त हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, मौर्य वंश की बात करेंगे तो किस पुराण से संबंधित है? सही है, सही है, विष्णु पुराण हो जाएंगे। मौर्य की बात करेंगे तो विष्णु पुराण से हो जाएंगे। आंध्र सातवाहन की बात करेंगे तो मत्स्य। सही है, मत्स्य पुराण हो जाएंगे। और गुप्त वंश की बात करेंगे तो वायु पुराण हो जाएंगे। सही है, वायु पुराण हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, उपनिषद में उप का मतलब क्या होता है? उपनिषद में समीप बैठना। समीप बैठना ना, उपनिषद में उप का जो शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना होता है। सही है, ब्रह्मा विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, यही चीज़ होता था। इसके बाद बताइएगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो है सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण पुराण कौन सा है? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण हो जाएंगे। सामाजिक दृष्टि से जो है एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रमाणिक की बात करें या महत्व की बात करें तो अग्नि पुराण का है। इसके बाद बताएगा, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किस में वर्णन? सही है, कहानी जो है हिनयान की प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु में। कथावस्तु में हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया है। सही है, जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे मिलता है? कल्पसूत्र से मिलता है। सही है, कल्पसूत्र में ज्ञात है। इसके बाद बताइएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। सही है, चाणक्य कहें, कौटिल्य कहें या विष्णुगुप्त कहें। सही है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त किसके दरबार में रहा करते थे? सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहा करते थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये किसके दरबार में थे? घनानंद के दरबार में थे, लेकिन उन्हें अपमान किया गया था, इस कारण से उस दरबार से बाहर हो गए थे। इसके बाद किसके दरबार में रहे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहे। अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, चंद्रगुप्त मौर्य पेशा से क्या था? पैसा से क्या था? वो चरवाह था। चरवाह, गाय भैंस चराने वाला वो था। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी बता ही देते हैं। जब घनानंद से अपमानित होकर के चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त निकल गए थे तो क्या थी? कोई दिक्कत हुआ? आगे चलाएगा तो सुनाई भी देगा, सुनाई देता है वहाँ? ठीक। तो घनानंद जब जो है के दरबार से जब विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य जब निकल गए तो रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य पर निगाहें पड़ी। और हालांकि चाणक्य तो चाणक्य थे, उस समय का पढ़ा लिखा विद्वान, वैसे लोग जो पूजनीय लोग हो वैसे लोग थे। तो एक बार में ही चंद्रगुप्त मौर्य को देख करके जो है वो समझ गए जो ये जीवन में मेरा बदला घनानंद से ले सकता है। उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद जो है एक ही शब्द कहें, जो तुम राजा बनोगे। स्वाभाविक सी बातें हैं भाई, कोई चरवाहा है उसके सामने में अगर आप कह देंगे राजा बनने की बातें तो क्या समझेगा आपको? तो वो जवाब देते हैं, जो क्या महाराज आप धोती कपड़ा अपने फटे हुए नंगे चल रहे हैं और आप हमें राजा बनाएंगे, आप कौन है? सीधे एक जवाब में फिर कहते हैं, जो तुम राजा बनोगे या नहीं सो बताओ। तो बोले आपका परिचय क्या है? तो बोले चाणक्य को पहचानते हो? कहा महाराज उन्हें कौन नहीं पहचानता। तो तुम्हारे सामने जो खड़ा है वही है। फिर उनके पैरों में जाकर के गिर करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्षमा मांगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्ञाता लोग थे, ज्ञानी बहुत ज़्यादा थे। ये भी सोच रहा था कहीं कुछ सरापे दे चल जाए, बहुत सारी बातें थी। तो फिर खड़ा हुए, उन्हें कंधा पकड़ के खड़ा किए और बोले आंखों में आंख डाल करके, क्या तुम राजा बनोगे? बोले महाराज मुझे वक्त दीजिए, मैंने तो घर से यही कह के आया है जो हम जो है पशु को जो है चराने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे कुछ समय दें, मैं घर वालों से पूछता हूँ। तो बोले अभी के अभी तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम राजा बनोगे या नहीं बनोगे। बोले महाराज 5 मिनट का वक्त दें। जब जो है चाणक्य थोड़ा सा हट जाते हैं और अपने आप में वो सोचते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो वैसे भी मेरा क्या है, चरवाह है, घर में बताए या ना बताए जीवन में हम कर ही क्या सकते हैं, क्या कर लेंगे हम जीवन में।
अगर हमें कह रहे हैं और इतने बड़े महान व्यक्ति अगर मेरे सामने में है तो घर में बोले या ना बोले, मेरा अगर जीवन इस पृथ्वी पर रहा फिर भी नरक में हम काटेंगे, क्यों ना हम उनके साथ चल जाए। घर से बिना बताए हुए वो चाणक्य के साथ जो है चल दिए। चलने के बाद भी बहुत सारी शिक्षा दिए, उनके दरबार में रहें, बहुत सारा जो जितने भी ज्ञान थे चाणक्य ने उनको देने का प्रयास किए चंद्रगुप्त मौर्य को। जब सारी विद्याएँ चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचा। इसके बाद बोले चंद्रगुप्त मौर्य जो अब हमें गुरु दक्षिणा में क्या लीजिएगा महाराज। तो उसी वक्त का इंतज़ार था, उसी का इंतज़ार था। बोले कुछ नहीं, बस एक काम करो, तुम घनानंद को जो है हरा दो, जा कर के लड़ाई झगड़ा कर लो, उसको मार दो, वही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा गुरु दक्षिणा। स्वाभाविक सी बात है, गए एक ही तलवार में जो है उसका गला काट करके उसका जो भी मुंडी है चाणक्य के सामने जो है रख दिए। यही यहाँ इसका कहानी था। तो उस समय का गुरु हुआ करते थे। बहुत सारी बातें हैं, अभी के समय में जोड़ेंगे तो थोड़ा सा बाहें उड़ने लगती है। चलिए ठीक है। इसके बाद बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक की बात करेंगे तो कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। सही है। इसमें जो है कितना अधिकरण था? 15 अधिकरण। प्रकरण की बात करें कितना? 180। सही है। इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। सही बात है। इसके अनुवादक कौन हुए? यानी अर्थशास्त्र के अनुवादक की बात करेंगे तो शाम शास्त्री हुए। सही है, शाम शास्त्री हो जाएंगे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सही है, कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन जो लिखे थे पुस्तक, जिसका नाम क्या था? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में किसकी चर्चाएं की गई? कश्मीर के राजा के बारे में बताया गया है। ये भी मौर्य युग के बारे में जानकारी देता है। सही है, मौर्यकालीन युग के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद बताइएगा अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित है? चचनामा में। सही है। इसके लेखक कौन हुए? अली अहमद। सही है, चचनामा के लेखक अली अहमद हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा अष्टध्यायी का जो है पहली बार अष्टध्यायी में पहली बार लिपि का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन ही बन गया। अष्टध्यायी में ही पहली बार लिपि का प्रयोग। क्वेश्चन पूछेगा लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस में किया गया? तो अष्टध्यायी में। और अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि थी। सही है, पाणिनि हो जाएंगे। सही है, पाणिनि। इसके बाद बताइएगा महाकाव्य की बात करेंगे, कितने महाकाव्य हैं? महाकाव्य की बात करेंगे तो 2 महाकाव्य। कौन कौन सा? महाभारत एवं रामायण। रामायण के रचयिता कौन हुए? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। और इसके बाद महाभारत की बात करेंगे तो वेद व्यास हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा पुराना सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो रामायण में श्लोक की संख्या कितना था? शुरुआत में उसे फिर बढ़ा चढ़ा के जोड़ा गया तो शुरुआत में 6000 था, 6000 से 12000 और वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो 24000 श्लोक। तो शुरुआत में सबसे स्टार्टिंग टाइम में श्लोक अगर रामायण में बात करेंगे तो 6000 से दुगुना बढ़ा 12000, इसके बाद आपका 24000 जो कि वर्तमान में रामायण में श्लोक की संख्या है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे महाभारत के अगर हम बात करेंगे जो महाभारत के जो है लेखक कौन हुए? वेद व्यास माना जाता है। सही है। इसमें पहले श्लोक की संख्या कितना था? 6000 और 6000 से फिर बन गया 24000 और वर्तमान स्थिति अगर हम बात करेंगे तो 1 लाख है। तो महाभारत में श्लोक की संख्या वर्तमान में 1 लाख और रामायण में श्लोक की संख्या वर्तमान में 24000 है। जिस समय में महाभारत में 6000 श्लोक हुआ करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। सही है। और जिस समय में जिस समय में महाभारत में 6000 श्लोक था उस समय में जय संहिता के नाम से जाना गया। जब श्लोक बढ़ के 24000 हो गया उस समय में क्या नाम दिया गया? जय भारत। और वर्तमान में अगर हम बात करेंगे जब 1 लाख श्लोक हो गया तो उसे क्या दिया गया? महाभारत दिया गया। सही है, महाभारत हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करेंगे वेदांग की तो वेदांग टोटल कितने थे? 6। कौन कौन से वेदांग है? सही है, शिक्षा है, जल्प है, ज्योतिषी, हाँ सही है, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है और छंद है। टोटल 6 है। शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा का संबंध किससे था? उच्चारण से। आपको ये क्वेश्चन 4 को क्या करेगा, एक साइड में आपका ये दे देगा शिक्षा का जो वेदांग दे देगा और इसका एक साइड में जो है उसके बारे में दे देगा, इसका मतलब क्या था, इसकी मीनिंग क्या था, ये दे देगा। तो आपको अरेंज करने वाला दे देगा। तो इस बात को याद रखिएगा, शिक्षा का मतलब उच्चारण और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद एक कल्प था। कल्प का मतलब त्याग करने वाला, त्याग करने वाला कर्मकांड। इसके बाद एक था व्याकरण। तो व्याकरण था व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण का मतलब व्याकरण ही रहेगा। इसके बाद निरुक्त,
निरुक्त का मतलब था शब्दों का व्याकरण, निरुक्त का मतलब शब्दों का व्याकरण। और एक आपका कौन बच गया? छंद। छंद शब्दों की उत्पत्ति, तो शब्दों की उत्पत्ति छंद हो गया। एक बार और इक्वल करेंगे तो, और एक ज्योतिष हो गया ना, एक आपका कौन सा हो गया? ज्योतिष हो गया। तो ज्योतिष से भी आप समझ सकते हैं, ज्योतिष का मतलब तो आप समझ सकते हैं अभी भी फिलहाल में। तो आपके पास 6 हो गया, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया और छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। तो टोटल 6 वेदांग हो गए। इसके बाद बताइएगा, इसके बाद क्या था होमवर्क में? भारत का भूगोल ना, पॉलिटी भी था। इसके बाद बताइएगा, पॉलिटी में जो होमवर्क दिया गया तो उसमें से पहले पूछते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में जो है कितना डिग्री है? सही है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट, सही है, उत्तरी अक्षांश। और अगर हम बात करेंगे पूर्वी देशांतर के मध्य कितना स्थित है? सही बोल रहे हैं, 68.7 से, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक हो जाएंगे। अगर हम संपूर्ण भारत की चर्चाएं कर दें, जो कितना डिग्री है? सही है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो एक बार और इक्वल करेंगे। अगर हम बात करें भारत के उत्तरी जैसे ही लगा तो कितना हो जाएगा? 8 4 से 37 6। अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर तो 68.7 से 97 25, संपूर्ण भारत का 6 4 से 37 6 पूर्वी देशांतर। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल, एरिया की बात करें, कितना एरिया? सही है, 32,87,263 किलोमीटर है, सही है। इसके बाद बताइएगा, भारत एरिया में भारत का स्थान विश्व में कितना है? 7वां। इससे पहले कौन कौन सा देश है जो सबसे? सही है, सही है। एक बार हम भी बोल देते हैं, सबसे बड़ा रूस है, इसके बाद कनाडा हो जाएंगे, इसके बाद चीन हो जाएंगे, इसके बाद अमेरिका हो जाएंगे, इसके बाद ब्राज़ील हो जाएंगे, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे और इसके बाद भारत हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अर्जेंटीना 8वां है। तो याद रखिएगा, 8वां अर्जेंटीना है, 8वां अर्जेंटीना है। इसके बाद बताइएगा, जनसंख्या, हालांकि लेटेस्ट जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहला स्थान आ गया है ना, जो कि 140 करोड़ के लमसम में जनसंख्याएं हैं। और इस बार का जनगणना तो पूरा हो नहीं पाया है, नया जनगणना दे देगा तो आपको एक्यूरेट मिल जाएगा जी कितना जनसंख्या रहा। इसके बाद बताइएगा, जो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही है, 2.42 ना, 2.42% है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण भारत के विश्व के जो है 17.5%, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये आपका जैसे ही जनगणना आएगा तो आपका जो है चेंज हो जाएगा ये डाटा। इसके बाद बताइएगा, उत्तर भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर ना। तो उत्तर दक्षिण ज़्यादा है, 32 14, और 29 33 की बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम का लंबाई है, जो कि किलोमीटर में दिया गया है। इसके बाद से भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन मुक्त तटीय की बात करेगा तो 6100 किलोमीटर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मुक्त तटीय और स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा सीधे 15,200, मुक्त तटीय की बात करेंगे तो 6100, घटा लीजिएगा तो बीच वाला आ ही जाएगा। इसके बाद बताइएगा, समुद्र से भारत का प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना दूरी तक है? 12 समुद्री मील तक है, सही है, 12 समुद्री मील तक हो जाएंगे। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी राज्य जो है पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है? 16 सही है, 16 राज्य हैं, सही है, जो कि भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, 16 राज्य। इसके बाद बताना है आपको, बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? सही बोल रहे हैं, सही बोले। एक तो आपका बांग्लादेश से बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम भी